इसमें ये प्राइमरी सोर्स इज मोनोक्रोमेटिक एंड सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू S1 S2। लिखने के लिए बोल रहे हैं, सुनने के लिए नहीं। प्राइमरी सोर्स सिमेट्रिकल है विद रिस्पेक्ट टू S1 S2 एंड इट इज मोनोक्रोमेटिक। ठीक है। कंसिडर अ पॉइंट P ऑन द स्क्रीन। Consider point P on screen at a distance of y from center. Consider point P on the screen at distance of y from center. Find phase difference. Find the phase difference at point P. Find the phase difference at point P. करेंगे कैसे? देखो इसमें फेज डिफरेंस है। अच्छा, इस ग्लास के अलावा बाकी का पूरा स्पेस एक वैक्यूम का स्पेस है, फ्री स्पेस। मतलब S1 के आगे ग्लास प्लेट रखी गई है ऑफ थिकनेस T एंड बाकी रेस्ट सारा पार्ट वैक्यूम फ्री स्पेस में। देखो फेज डिफरेंस का जो पूरा फंडामेंटल था वो ये था दैट फेज डिफरेंस फंडामेंटली इज डिफाइंड एज 2 पाई इनटू डिफरेंस इन द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। वो जो फंडामेंटल डेफिनेशन है, डिफरेंस इन OSC मतलब डिफरेंस इन द नंबर ऑफ ऑसिलेशन, ये पहले लिख चुके हैं हम लोग ऑलरेडी। जो वेव प्राइमरी सोर्स से स्टार्ट करेगी उसको पॉइंट P तक जाने के लिए टोटल कितनी लेंथ कवर करनी है। जो भी वेव यहाँ से आएगी, मतलब S से कोई एक वेव आएगी, वो वेव S2 तक जाएगी, फिर यहाँ से वो पॉइंट P की तरफ आएगी, तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर करने के बाद वो पॉइंट P को टच करेगी जाकर के। SS2 प्लस S2P। कितना टाइम लगेगा उसको जाने में इसके हिसाब से? तो SS2 प्लस S2P इज द टोटल डिस्टेंस। और ये पूरे डिस्टेंस कौन से मीडियम में कवर कर रहे होंगे? फ्री स्पेस। तो अपॉन स्पीड ऑफ लाइट, डिस्टेंस बाय स्पीड ऑफ लाइट इज द टाइम। This is time taken by the wave coming at point P via slit 2. Time taken by the wave coming at point P via slit 2. Now slit 1 से होकर के जो वेव आएगी उसका टाइम निकालते हैं। स्लिट 1 से वेव जो पॉइंट P पर जाएगी वो कितना टाइम लेगी, तो वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है। देखिए वेव जो ये S1 वाले रास्ते से जाएगी, इस रास्ते से S1 वाले रास्ते से, तो उसका डिस्टेंस हो गया SS1 प्लस आगे का जो डिस्टेंस है वो S1P है। बट क्या वो पूरा डिस्टेंस सेम मीडियम में कवर कर रहा है? वो सर बीच में ग्लास आ रहा है। बीच में ग्लास है तो फ्री स्पेस में कितने डिस्टेंस कवर कर रहा है वो? सर S1 प्लस S1P माइनस T। यार एक देखिएगा नहीं देखो। हाँ जी एक मिनट। SS1 प्लस S1P माइनस T, ये वो डिस्टेंस है जो फ्री स्पेस में जाएगी। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फ्री स्पेस डिवाइडेड बाय स्पीड इन द फ्री स्पेस। सर हाँ जी सर, आपने ये जो माइनस T लिखा है, आपको कैसे पता कि वो ग्लास में बिल्कुल बता, हॉरिजॉन्टली जाएगी? नहीं जस्ट बता रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। पहले ये बताओ, एक क्वेरी ये आ रही है कि माइनस T क्यों कर रहा है? कोई जरूरी तो है नहीं कि वेव जो है वो बिल्कुल परपेंडिकुलरली जा रही होगी, नहीं तो उसका रीजन है क्या चीज? ये जो थिकनेस है ये माइक्रोमीटर के ऑर्डर में चलती है एक्चुअली। मतलब कि
नेग्लेजिबल थिकनेस की होती है, वेवलेंथ के ऑर्डर की होती है ये ऑलमोस्ट। तो इस वजह से आप चाहे तिरछा जाओ चाहे सीधा जाओ, ऑलमोस्ट थिकनेस कोई सेम आएगी, वेरिएशन नहीं है। अप्रोक्सीमेटली सेम आएगी। आप ये मान लीजिए कि थिन ग्लास प्लेट है, ये टोटल टाइम ऑफ ट्रेवल नहीं निकला अभी यार, अभी टाइम कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी केवल फ्री क्योंकि स्पेस का निकला। ये तो टाइम जो फ्री स्पेस में स्पेंड हो रहा है वो निकल के आ रहा है। थोड़ा सा टाइम इस ग्लास में भी स्पेंड करेगी तो वो टाइम कितना होगा, टाइम जो ग्लास के अंदर जाएगा, तो प्लस टी अपॉन ग्लास में जब ट्रेवल कर रहे होंगे तो स्पीड जो होगी वो कम हो जाएगी, C/N। वो स्पीड c डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर हम म्यू से डिनोट करें तो c बाय म्यू स्पीड इन द ग्लास होगी। तो ये पूरा फर्स्ट ब्रैकेट जो है आपका, ये वो टाइम है जो S2 से जाने वाली वेव ने लिया, और इधर की तरफ ये टोटल टाइम है जो S1 वाली वेव ने लिया। दोनों का डिफरेंस कर दें तो टाइम का डिफरेंस आ जाएगा, मतलब Yes, इधर से जो वेव पॉइंट पी पर जाएगी और इस साइड से जो वेव पॉइंट पी पर जाएगी, उन दोनों के पॉइंट पी पर अराइवल टाइम का डिफरेंस, ये इन दोनों के टाइम डिफरेंस आए। टाइम डिफरेंस को डिवाइड कर लीजिए फ्रीक्वेंसी से, difference in oscillation टाइम by डिफरेंस को डिवाइड कर लीजिए टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन से, द टाइम डिफरेंस डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, क्या मिलेगा ये, difference in टाइम oscillation. डिफरेंस अपॉन टाइम पीरियड विल बी द डिफरेंस इन नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, उसको 2 पाई से और मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस पूरी एक्सप्रेशन को 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो हो गया फेज डिफरेंस। या तुम लोग अपने आप देखो स्पेस कम है, उन लोग को दिक्कत हो जाएगी, ये पूरा फेज डिफरेंस हुआ भी, सो वाई को इधर से हटा दे वरना कंफ्यूज होगी। तो दिस इज टोटल फेज डिफरेंस वैल्यू। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, यही मेथड फॉलो करो, फेज डिफरेंस निकालने के लिए टाइम डिफरेंस निकालेंगे, टाइम डिफरेंस को टाइम पीरियड से डिवाइड करेंगे, ऑसिलेशन का डिफरेंस आ जाएगा और उसको 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, फेज डिफरेंस आ जाएगा। इसके अलावा क्या करेंगे देखो तो आंसर बनेगा हमारा यहाँ पर देखो कुछ कुछ कैंसिल हो जाएगा इसमें से, तब ये कुछ ऐसा बनेगा, 2 पाई को बाहर कर लीजिए, अपॉन टाइम पीरियड अलग कर दे, सी भी बाहर हो जाएगा, और इनसाइड ब्रैकेट एक टर्म आएगी, वो अपने आप चेक करना है, इनसाइड ब्रैकेट है S2P माइनस S1P माइनस म्यू इंटू टी एंड प्लस टी, क्रॉस चेक करो इसे, 2 पाई अपॉन टी इंटू सी S2P माइनस S1P माइनस म्यू टी प्लस टी। C इंटू टी मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन द फ्री स्पेस एंड वन टाइम पीरियड है, ये वेवलेंथ का डेफिनेशन हुआ। वेवलेंथ लैम्डा को डिफाइन करते हो v डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, और 1 बाय फ्रीक्वेंसी इज टाइम पीरियड, तो स्पीड Yes, इनटू टाइम पीरियड इज द वेवलेंथ, तो c इंटू टी इज कॉल्ड एज वेवलेंथ लैम्डा। कौन से मीडियम की वेवलेंथ होगी ये, बिकॉज फ्री स्पेस वाली। हाँ क्योंकि free स्पीड हम फ्री space स्पेस की की, speed of स्पीड light फ्री in free स्पेस की यूज space कर ले रहे हो, रहा है। तो स्पीड इनटू टाइम से जो वेवलेंथ आएगा वो भी फ्री स्पेस का आएगा, इन्हें लैम्डा ऑफ फ्री स्पेस। लैम्डा इन फ्री स्पेस, इसको लैम्डा एफ लिखो या लैम्डा फ्री कर दो। S2P माइनस S1P ऑलरेडी हम डिराइव कर चुके हैं, S2P माइनस S1P को डेरिवेशन है ना थीटा के फॉर्म में करी हुई है, कि सेंटर से अगर वो पॉइंट थीटा एंगल पर हो तो S2P माइनस S1P d इंटू साइन थीटा निकल चुका है हमारा, S2P माइनस S1P d साइन थीटा। तो अगले स्टेप पर इसको d साइन थीटा कर दें, और माइनस म्यू माइनस 1 इंटू टी, ये टोटल वैल्यू फेज डिफरेंस की है। ठीक है जी।
ओके, अब आगे लिखो। लिखो आप, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अपने आप कर लीजिए। फाई कितना होता है उसके लिए? फाई पाथ डिफरेंस नहीं, फाई की वैल्यू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस की वैल्यू 2n पाई। तो इसको फर्दर 2n पाई के बराबर करके साइन थीटा की वैल्यू निकालो क्या थी। इस फेज डिफरेंस को 2n पाई के बराबर करके और साइन ऑफ थीटा की वैल्यू निकालते। फेज डिफरेंस इक्वल्स टू 2n पाई, सिंप्लीफाई कर लो, साइन थीटा की वैल्यू निकालो, और साथ में वो अप्रोक्सीमेशन यूज कर लेंगे कि साइन थीटा को हम टेन थीटा रख सकते हैं, और टेन थीटा को हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ दिस वाई डिस्टेंस अपॉन कैपिटल डी, जो स्क्रीन का डिस्टेंस है। तो ये सब कुछ करके देखिए वाई की क्या वैल्यू बन रही है आपकी, ये सारा कुछ करने के बाद। इस फेज डिफरेंस को इक्वल्स टू 2n पाई, साइन थीटा को अप्रोक्सीमेशन यूज करके टेन थीटा को लिखेंगे दिस वाई अपॉन कैपिटल डी, और ये पूरा आपस में सिंप्लीफाई करके वाई की वैल्यू जो मिलेगी हमें, सर n lambda f plus mu minus 1t upon d whole into capital D. कुछ ये मिलेगा आपको, y शुड बी n कैपिटल D लैम्डा बाई d प्लस कैपिटल D बाई d इंटू म्यू माइनस 1 इंटू टी। Yes sir. Yes. ऐसा कुछ मिलेगा भाई, and this is now y of nth maxima, y for the nth maxima will be this value. अब जरा याद करिए जो लास्ट टू लास्ट क्लास की बात कर रहे हैं, लास्ट क्लास के, क्योंकि क्लास वाली क्लास में तो इंटेंसिटी के बारे में बात हुई थी, उसके पहले वाली क्लास में जरा y ऑफ nth मैक्सिमा का एक्सप्रेशन चेक करो। लास्ट टू लास्ट क्लास में y ऑफ nth पहला वाला मैक्सिमा, टर्म, पहला वाला टर्म। तो तब ये टर्म नहीं था ना आपके पास। yes sir. यानी इस ग्लास प्लेट की एब्सेंस में, एब्सेंस ऑफ ग्लास प्लेट में आपका nth मैक्सिमा के लिए इतना डिस्टेंस आ रहा था, सिर्फ ये टर्म आ रही थी। Yes, और sir. ग्लास प्लेट रखने के बाद आपके nth मैक्सिमा में कुछ प्लस हो जा रहा है यहाँ पर। तो इस हिसाब से अगर पूछा जाए कि सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ पर होगा, फर्स्ट मैक्सिमा कहाँ पर होगा, तो अगर मुझे y कोऑर्डिनेट पता करना हो सेंट्रल मैक्सिमा का, y कोऑर्डिनेट फॉर सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा का मतलब यानी n0, तो n0 करेंगे तो y ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा विल बी कैपिटल D बाई डी इंटू म्यू माइनस 1 इंटू टी। अगर मुझे कैलकुलेट करना हो y ऑफ द फर्स्ट मैक्सिमा, यानी n इक्वल टू 1 रखेंगे, n इक्वल टू 1 पर ये वैल्यू बनेगी d लैम्डा बाई स्मॉल d प्लस ये चीज। ठीक है, अब जरा इन रिजल्ट्स को कंपेयर करो। कंपेयर करना है इन दोनों को, मतलब YDSE जो बेसिक एक्सपेरिमेंट है उसमें क्या होता है, और YDSE विद ग्लास प्लेट, दोनों का कंपैरिजन करेंगे। तो बेसिक वाले में रिकॉल करें, अगर बेसिक एक्सपेरिमेंट का मतलब जो नॉर्मल एक्सपेरिमेंट S1 S2 के साथ करते थे, कोई ग्लास प्लेट नहीं है इसमें, सेंटर पॉइंट y इक्वल टू 0 बोलते थे, यहाँ पर कौन सा पॉइंट आता था, Constructive interference. मतलब सेंट्रल मैक्सिमा, कह लो सेंट्रल मैक्सिमा Yes, y यहाँ sir. पर था।
नेक्स्ट मैक्सिमा यानी कि फर्स्ट मैक्सिमा की जो लोकेशन आई थी, लोकेशन ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा, वो मिला था मुझे y बराबर डी लैम्डा बाई स्मॉल डी। ऐसे ही सेकंड मैक्सिमा और मिनिमा की लोकेशन आई थी यहाँ पर विद ग्लास प्लेट। विद ग्लास प्लेट y इक्वल टू 0, क्या अभी भी यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमा है? नहीं, सेंट्रल No, मैक्सिमा sir. की लोकेशन कुछ और आई है। सेंट्रल मैक्सिमा की लोकेशन आ रही है y फॉर सेंट्रल मैक्सिमा जस्ट नाउ कैलकुलेट किया गया d बाई स्मॉल d इंटू म्यू माइनस 1 इंटू टी। y ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा इसीलिए पीछे अभी कैलकुलेट करके दिखाया कि फर्स्ट मैक्सिमा की जो लोकेशन बन रही है वो आई है डी लैम्डा बाई स्मॉल डी एंड प्लस कैपिटल डी बाई डी इंटू म्यू माइनस 1 इंटू टी। तो विदाउट ग्लास प्लेट सेंट्रल मैक्सिमा और फर्स्ट मैक्सिमा के बीच में डिफरेंस, और जब S1 के आगे ग्लास प्लेट रखी गई तब सेंट्रल मैक्सिमा और फर्स्ट मैक्सिमा के बीच का डिफरेंस Same है सर. डिफरेंस सेम है, जिसको हमने फ्रिंज विड्थ कहा था। तो पहला कंसेप्ट ये होगा, Yes. देयर इज नो चेंज इन द फ्रिंज विड्थ। ग्लास प्लेट्स की वजह से फ्रिंज विड्थ पे कोई फर्क नहीं आ रहा। नो चेंज इन द फ्रिंज विड्थ which is defined as the separation between the two maximas, वो चेंज नहीं हुआ। चेंज क्या हुआ फिर? Position of Maxima central position. maxima and outer Position of maxima. maxima. लोकेशन चेंज हो गई है कि पहले सेंट्रल मैक्सिमा वाज लोकेटेड एट y इक्वल टू 0, नाउ द सेंट्रल मैक्सिमा इज लोकेटेड एट सम अदर पॉइंट। और वो भी लोकेशंस भी सब एक जैसा नहीं चेंज हो रहा है अपना। अगर हमें पता है तुम शिफ्टिंग वर्ड कहाँ से यूज कर रहे हो, हमें सब पता। देखो हमें, तुम में से कई सारे लोग एडवांस पढ़ के बैठे होगे तो से पढ़ लिया होगा। नहीं बच्चा, सर वो ऑप्टिक्स से यूज कर रहा होगा अपरेंट डेप्थ वाला। जैसे हाँ जैसे भी करें, लेकिन ये सब गलतियां हैं 100%। कंपेयर करें अगर विदाउट ग्लास प्लेट को विद ग्लास प्लेट के साथ, विदाउट ग्लास प्लेट विद ग्लास प्लेट, तो जहां पर सेंट्रल मैक्सिमा था उससे कितना ऊपर आपका सेंट्रल मैक्सिमा चला गया। कंपेयरिंग, पहले हमारा सेंट्रल मैक्सिमा से और कितना ऊपर हमको सेंट्रल मैक्सिमा मिल रहा है आपका। विदाउट ग्लास प्लेट जिस पॉइंट पर फर्स्ट मैक्सिमा था उससे कुछ ऊपर की तरफ आपका फर्स्ट मैक्सिमा जा रहा है, और ये सब इक्वली शिफ्ट कर गए। मतलब देखा जाए तो जो सेंट्रल मैक्सिमा था वो y इक्वल टू 0 पे था, अब वो y इक्वल टू इस वैल्यू पर बन रहा है। तो लोकेशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इन प्रेजेंस ऑफ ग्लास एंड लोकेशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इन एब्सेंस ऑफ ग्लास में जो डिफरेंस वैल्यू है वो d बाई डी इंटू म्यू माइनस 1 इंटू टी है। फर्स्ट मैक्सिमा की लोकेशन इन प्रेजेंस ऑफ ग्लास, फर्स्ट मैक्सिमा इन द एब्सेंस ऑफ ग्लास, उन दो लोकेशंस में जो डिफरेंस वैल्यू बन रही है आपकी वो भी आपके कैपिटल डी बाई डी इंटू म्यू माइनस 1 इंटू टी। मतलब ये डिफरेंस वैल्यू सबके लिए कॉमन है। किसी भी पर्टिकुलर ऑर्डर की मैक्सिमा की जो लोकेशन विदाउट ग्लास प्लेट मिली थी उसमें अगर ये टर्म ऐड कर देते हैं तो सेम ऑर्डर के Glass मैक्सिमा की plate लोकेशन वाली विथ ग्लास प्लेट हो आ जाएगी। जाएगी. Yes. sir. फिर से सुनिएगा, हमने विदाउट ग्लास प्लेट मैक्सिमा और मिनिमा दोनों के लोकेशंस के फॉर्मूले निकाल चुके। हमें करना ये है कि जो लोकेशन फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा या किसी भी पर्टिकुलर मैक्सिमा की विदाउट ग्लास प्लेट मिली थी उसमें अगर हम कैपिटल डी बाई डी म्यू माइनस 1 इंटू टी एड कर देते हैं तो सेम ऑर्डर का मैक्सिमा विद ग्लास प्लेट स्क्रीन के कौन से पॉइंट पर बनेगा वो निकल जाएगा। ये तो डिफरेंस हुआ। और जो टर्म ऐड करने वाला है, क्या ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हम कौन से ऑर्डर का मैक्सिमा निकाल रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर तो एन का कोई टर्म नहीं है। No sir, and पे डिपेंडेंट ही नहीं है. Yes.
हमारी बात सुन में Yes. जी। तो इस टर्म को आप बोलते हो कि सभी की सभी फ्रिंजेस, यानी कि पूरा पूरा पैटर्न एक तरीके से जो बन रहा था यहाँ पर, तो कंप्लीट पैटर्न इज शिफ्टेड बाय कैपिटल डी बाई डी इंटू म्यू माइनस 1 इंटू टी। भाई देखिए, इस रो में 6-7 लोग जो भी बैठे हैं, मान लीजिए सबको एक एक सीट पीछे खिसका दो, उनसे कह दें कि आप पीछे वाली बेंच पे जाओ, फिर ये इनसे कह दें ये पीछे वाली बेंच पे जाइए, तो सेपरेशन तो दो के बीच में उतना ही रहा ना, बट सबकी सीट नंबर चेंज हो गई। जो पहले सीट पे था वो दूसरे पहुंच गया, दूसरा वाला तीसरे पे चला गया, तीसरा वाला, तो आप क्या बोलोगे, पूरा पूरा पैटर्न ही क्या कर गया है, मतलब पूरी पूरी पैटर्न को ही एक सीट से पीछे शिफ्ट कर दिया। तो पैटर्न में तो कोई फर्क पड़ा नहीं, रीलोकेट किया गया एक तरीके से। आप ये कह दोगे कि ग्लास प्लेट से क्या होता है, पैटर्न को रीलोकेट किया जाता है खाली, और रीलोकेशन भी ऐसे की जाती है कि सबको सेम अमाउंट से रीलोकेट कर रहे हो आप। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट मैक्सिमा होगा तो उसको रीलोकेट करेंगे अलग अमाउंट से, और थर्ड मैक्सिमा होगा तो उसको रीलोकेट करेंगे किसी और अमाउंट से। आप सेम अमाउंट यूज करो सबके अंदर, और ये प्लस करेंगे ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। देखिए, अगर हम डेरिवेशन को समझें, अगर यही ग्लास प्लेट हमने S2 के सामने रखी होती, जो S1 के सामने रखी है वो S2 के सामने प्लेस करते, जरा एक बार अपने आप ट्राई करो। ये तो आपने S1 के सामने रख करके ड्राइव किया है, अपने आप जरा रफली फटाफट करिए कि अगर ग्लास प्लेट S2 के सामने होती और उस पॉइंट P पर हम फेज डिफरेंस कैलकुलेट करते सेम मेथड के थ्रू, सेम मेथड से, एक बार करके देखो तो समझ में आएगा ये चीज। बट ये लाइन ध्यान रखनी होगी कि ग्लास प्लेट विल ओनली रीलोकेट द मैक्सिमस और रीलोकेट द मिनिमस। रीलोकेशन अलग चीज होती है, और मैक्सिमा मिनिमा की सर रीलोकेशन वो का मतलब होता है कि सबको प्लस वो उठा होता उठा है। के कहीं और बिठा दो, ठीक। और जैसे ही अगर आप डेरिवेशन करोगे S2 के सामने ग्लास प्लेट रखोगे और वही कंसेप्ट लगा करके डेराइव करोगे, तो ये जो प्लस का टर्म बन रहा था ये अब माइनस का बन माइनस हो जाएगा। जाएगा। ये yes, वेरिफिकेशन किया जा सकता है फाइव अपने में आप derivation। पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ जी, ये जो प्लस टर्म, तो मतलब रीलोकेशन के लिए प्लस या माइनस ये क्या करेंगे, ये डिपेंड करता है कि कौन सी स्लिट के सामने ग्लास प्लेट रख रहे हो आप। सुनिए पहले तो, मैं इसलिए टोका इनको इसलिए टोका क्योंकि जल्दीबाजी के चक्कर में क्या होता है, कभी कभी बहुत हमको लग जाता है कि हमको बहुत जल्दी समझ में आ गया, और तुम लोगों से बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। अगर क्लास का कराया हुआ क्वेश्चन तो पेपर में गलत करके आ रहे लोग। पहली चीज मैं बोल रहा हूँ कि ग्लास प्लेट स्लिट के सामने रखने पर मैक्सिमास विल बी रीलोकेटेड। नंबर 1, कौन सी डायरेक्शन में रीलोकेट करना है, तो इसका बड़ा सीधा सा रूल है। अगर अपर स्लिट को कवर कर रहे हैं तो रीलोकेशन विल बी अपवर्ड, लोअर स्लिट को कवर कर रहे हैं देन रीलोकेशन विल बी डाउनवर्ड। तो अगर ऊपर रीलोकेट कर रहे हैं तो प्लस, नीचे रीलोकेट कर रहे हैं इसको माइनस, ऐसे याद रखना होता है। relocation of maximas and minimas will be in the direction, relocation of maximas and minimas will be in the direction of slit, in the direction of slit which is covered by glass plate, which is covered by the glass plate। फिर रिपीट कर रहा हूं, ग्लास प्लेट से कवर करने पर फ्रिंज विड्थ में कोई फर्क नहीं है, ये रीलोकेशन वर्ड को समझना पड़ेगा। क्लियर हुआ? एंड रीलोकेशन अमाउंट यानी कि शिफ्टिंग अमाउंट कितना है, कितने अमाउंट से रीलोकेट करना है उसको, डी बाई डी म्यू माइनस 1 -1। आप ऊपर रीलोकेट करना है या नीचे रीलोकेट करना है, ये डिपेंड करता है कि ऊपर वाली स्लिट कवर की गई है या फिर नीचे। जिस स्लिट को कवर करेंगे उस साइड पर, लोअर स्लिट कवर्ड है अगर तो लोअर साइड पर, अपर स्लिट कवर्ड है तो अपर वाली साइड। उसके अलावा क्वेश्चन लिखो जरा एक मिनट पहले, उसके बाद बताएं क्वेश्चन।
in YDSE, when the upper slit is covered by glass plate, ये दिया आपको, थिकनेस इक्वल टू लैम्डा बाई 2, and the refractive index 1.5. What will be phase difference? What will be the phase difference? At the points, what will be the phase difference at the points earlier occupied by first part, central maxima, second part, first maxima, third part, first minima. ये बताइए, अभी करना नहीं इनको, ये बताओ अर्लियर ऑक्यूपाइड का मतलब क्या निकल के आ रहा है इससे? तो बिना ग्लास लगाए बेसिक एक्सपेरिमेंट जब किया था तो जो तो आया कहाँ था। पर था बिना ग्लास लगाए? सेंट्रल मैक्सिमा की प्लेस कौन सी थी? सर एग्जैक्टली मिडवे। ये था। यस। तो विदाउट ग्लास प्लेट इधर से जो वेव आती और इधर से जो वेव आती, उनमें फेज डिफरेंस क्या रहा होता है? यानी कि फेज डिफरेंस अर्लियर वो 0। ठीक है, क्लियर हुआ? अब जैसे ही इस पॉइंट पर ग्लास प्लेट लाओगे आप, तो कुछ फेज डिफरेंस इस पॉइंट पर आ जाएगा। तो रीजन क्या होगा? लॉजिक सुनो भी। ग्लास प्लेट लाने से फेज डिफरेंस क्यों आएगा वहां पर? क्योंकि ग्लास प्लेट जब लाओगे तो इतने डिस्टेंस में लाइट की स्पीड कम हो जाएगी। बाकी तो सब एज इट इज चलेगा ना, बट इस पर्टिकुलर डिस्टेंस के लिए लाइट थोड़ी सी स्लो चलेगी। तो इस वेव और इस वेव के पॉइंट सेंटर तक पहुंचने का टाइम जो होगा वो डिफर कर जाएगा। सर वो वाले सोर्स की वेव लैग कर जाएगी। हाँ, पहले देखिए, विदाउट ग्लास प्लेट यहाँ पर जो डिस्टेंस थी, ये हम कौन सी स्पीड से कवर कर रहे थे? ये डिस्टेंस बिना ग्लास प्लेट स्पीड क्या थी यहाँ पर? तो हम लिखेंगे T/C, मतलब बिना ग्लास प्लेट के इस डिस्टेंस को कवर करने का टाइम T/C रहेगा, और विद ग्लास प्लेट उसी सेम डिस्टेंस को कवर करने का टाइम T/C/μ। क्या यही चीज सेंटर का टाइम डिफरेंस नहीं है? यस सर। बाकी सब डिस्टेंस तो पहले भी आप फ्री स्पेस में चल रहे थे, अभी भी फ्री स्पेस में चल रहे हैं। Effect of glass plate, that without glass plate this length was covered with the speed of light in the free space, and after glass plate the same length is now covered with lesser speed. तो ये जो डिफरेंस इन टाइम आ रहा है ना, इसी को हम किससे डिवाइड कर, इसी को हम टाइम पीरियड से डिवाइड कर लें, यानी कि फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दें। ये डिफरेंस इन नंबर ऑफ ऑसिलेशन हो गया, और मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई कर ले, क्या बन जाएगा? ये फेज डिफरेंस। दिस इज द फेज डिफरेंस एट दिस पॉइंट with the introduction of glass plate. ये एक तरीका है फेज डिफरेंस को निकालने का।
ये एक लॉजिकल तरीका है फेज डिफरेंस को कैलकुलेट करने का एट दिस सेंटर पॉइंट। और तरीके दिखाते हैं, इससे जो आंसर बनेगा वो देखो पहले क्या बन रहा है। सर हाँ जी, सर लेकिन ये तभी होगा ना जब जो सोर्स है सिमेट्रिकली प्लेस्ड हो S1 S2। वो तो रहेगा हाँ ऑब्वियसली। और वो यूज करोगे आप फ्रीक्वेंसी और स्पीड को मिला करके वेवलेंथ लिखने वाला कंसेप्ट। तो जरा देखो क्या बनता है। और टी की वैल्यू दी गई है, म्यू की वैल्यू दी गई है, तो कुल मिलाकर फाई क्या बन रहा है ये सारा डेटा सब्स्टिट्यूट करने के बाद? π/2। π/2 बन रहा है। प्लस की यस माइनस? सर, -π/2। माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू आ रहा है। यस सर। ठीक है, अर्लियर ऑक्यूपाइड बाय फर्स्ट मैक्सिमा पे जाइए जरा। अर्लियर ऑक्यूपाइड मतलब ये माइनस पाई बाई टू आ रहा है, ध्यान से सुनना। आप ही लोग बोल रहे हो कि आंसर इज माइनस पाई बाई टू। अर्लियर ऑक्यूपाइड बाय फर्स्ट मैक्सिमा। अब उस पॉइंट पे जब जाओगे ना, अर्लियर ऑक्यूपाइड बाय फर्स्ट मैक्सिमा पे, तो S1 की एक वेव उस पॉइंट पे जाएगी और S2 की एक वेव उस पॉइंट पे जाएगी। अगर हम प्रॉपर डेरिवेशंस करें तो इस पॉइंट पर जो वेव S2 से आएगी उसका लेंथ, अगर इसको P पॉइंट मान लेते हैं, तो हम लिखते हैं S2P बाय C। ये टाइम इस वाली वेव का लगेगा। ऊपर से जो वेव आएगी उसका टाइम निकालने के लिए S1P माइनस T डिवाइडेड बाय C करेंगे और प्लस T डिवाइडेड बाय, ये अलग अलग क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, ये दो चीजें। सर फ्री स्पेस का टाइम और ग्लास के अंदर ट्रैवलिंग का टाइम ऐड करके। मतलब जितना फ्री स्पेस में ट्रेवल कर रहे हैं वो अलग टाइम निकलेगा, और जो ग्लास के अंदर ट्रेवल कर रहे हैं उसका टाइम, और फिर इन दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन करके हम टाइम डिफरेंस निकालेंगे। और इस पूरे को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके फिर 2 पाई से मल्टीप्लाई करके फेज डिफरेंस निकाल लेंगे। तो क्या बनेगा वो चीज, दिस मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी इंटू 2 पाई, ये हो गया फेज डिफरेंस जो पहले फर्स्ट मैक्सिमा था वहां पर। अब ऑब्वियसली इसमें एक टर्म आएगा हमारा S2P माइनस S1P का, और S2P d माइनस sin S1P को हम लिखेंगे T साइन थीटा भी लिख सकते हो। S2P माइनस S1P पाथ डिफरेंस ही तो हुआ। फर्स्ट मैक्सिमा किस पाथ डिफरेंस के करस्पॉन्डिंग आता है? अबे पाथ डिफरेंस, भाई पाथ डिफरेंस जो होता है आपका n लैम्डा पर मैक्सिमा बनता है। तो फर्स्ट मैक्सिमा के लिए n कितना होता है? एन 1। वन। तो ये जो S2P माइनस S1P, यहाँ पर एक टर्म आएगी आपकी S2P माइनस S1P की, उसको क्या रखोगे आप वहां पर? लैम्डा, क्योंकि ये प्लेस फर्स्ट मैक्सिमा की प्लेस है, और फर्स्ट मैक्सिमा की प्लेस के लिए n की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो पाथ डिफरेंस की वैल्यू लैम्डा के बराबर। अब पूरा कैलकुलेट करो क्या बनता है। S2P माइनस S1P, ये टर्म हो गया लैम्डा। थिकनेस T की वैल्यू दी गई है लैम्डा बाई 2, म्यू की वैल्यू गिवन है, और फिर वही चीज C और F मिल करके वेवलेंथ बन जाएगी। तो अल्टीमेटली फेज डिफरेंस की वैल्यू 3π/2। 3 पाई बाई 2। सर फेज डिफरेंस भी सर हर जगह -π/2 होता है, तो पहले नॉर्मल था। इसीलिए बोल रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को इसीलिए मना कर दिया था कि जितना लगता है ये पर्टिकुलर टॉपिक हमें लगता है कि मैं आ रहा सब कुछ, पर इसमें बहुत फंसते हैं। और अभी नहीं फंसोगे भी, एग्जाम प्रेशर तो आने दीजिए, तब आपको रियलाइज होगा कि क्या कहा जा रहा था। अभी तो आराम से बिल्कुल कंफर्टेबल घर से बैठे हो, घर से या खा पी के बैठे हो, इधर आए बैठे दोस्तों के साथ बैठे हो, बातचीत भी हो रही है सब कुछ, तो अभी कुछ नहीं रियलाइज होगा। पेपर बैठो, एक एक बात तब समझ में आएगा क्यों 120 में 6 नंबर कट ऑफ क्यों रखा जाता है। ठीक है जी, क्या आंसर है? 3 पाई बाई 2 बन रहा होगा।
Yes, phase sir. difference will be 3 pi by 2. तो अब अगर कुछ पैटर्न समझ पाओ कि बिना ग्लास प्लेट, देखिए याद करिए, मैक्सिमा के लिए डेल्टा एक्स बराबर एन लैम्डा होता है और फेज डिफरेंस की वैल्यू 2 एन पाई बोलते हैं। बिना ग्लास प्लेट के यहाँ पर फेज डिफरेंस कितना था, और आफ्टर ग्लास प्लेट यहाँ पर फेज डिफरेंस माइनस पाई बाई 2। बिना ग्लास प्लेट के फर्स्ट मैक्सिमा का फेज डिफरेंस 2 पाई, और आफ्टर ग्लास प्लेट यहाँ का फेज डिफरेंस 3 पाई बाई 2 हो रहा है। 3 pi by 2. अब आप बता सकते हो कि ग्लास प्लेट से फर्क क्या पड़ रहा है आपको? सारे फेज डिफरेंस पाई बाई 2 से डिप कर गए। जिस जहां पर 0 फेज डिफरेंस था वहां माइनस पाई बाई 2 हो गया, जहां पर 2 पाई का फेज डिफरेंस था वहां पर 3 पाई बाई 2। तो फर्स्ट मिनिमा जहां पर था, अब देखिए फर्स्ट मिनिमा कौन से फेज डिफरेंस पे आता है? तो मिनिमाज पाई पे आते हैं, 3 पाई पे आते हैं, 5 पाई पर, 7 पाई पर। तो फर्स्ट वाला मिनिमा जो होगा वो पाई के फेज डिफरेंस पर होगा। जैसे ही ग्लास प्लेट डालोगे आप यहाँ पर, पाई बाई 2 से डिप कर जाएगा, यानी कि यहाँ पर पाई बाई 2। यानी कि ग्लास प्लेट के को ऐड करने से हर पॉइंट के फेज डिफरेंस में करेक्शन आ रहे हैं, मैक्सिमा और मिनिमा रीलोकेट हो रहे हैं, बावजूद उसके फ्रिंज विड्थ पर कोई फर्क नहीं आ रहा। अब एक और बात देखो, फर्स्ट मैक्सिमा स्क्रीन के नीचे भी तो आएगा, सिमेट्रिक पैटर्न है, सिमेट्रिकल। जो चीज सेंटर के ऊपर होती है वो सेंटर के नीचे भी आती है। तो सेंटर के नीचे पे जो फर्स्ट मैक्सिमा होता है वहां पर फेज डिफरेंस की वैल्यू सेंटर के नीचे, सेंटर के ऊपर अगर फेज डिफरेंस 2 पाई है तो सेंटर के Minus नीचे 2 फेज pi. डिफरेंस माइनस 2 पाई। ये विदाउट ग्लास प्लेट है। आफ्टर ग्लास प्लेट, आफ्टर ग्लास प्लेट इसमें भी पाई बाई 2 Minus कम pi करोगे, by 2 कम करें, मतलब कम करना है। माइनस 2 पाई में पाई बाई 2 कम करेंगे जब, तो ये माइनस ऑफ 5 पाई बाई 2। समझ पा रहे इसको? yes. तो ऊपर वाले स्लिट को कवर करने से हर पॉइंट का फेज डिफरेंस बढ़ रहा है या कम हो रहा है? देखो पहले जब अपर स्लिट कवर कर रहे हैं कम होता जा रहा है, और कम ऑब्वियसली होता जा अपर स्लिट कवर करते तो हर एक पॉइंट का फेज डिफरेंस बढ़ पहले के जाता है। से ज्यादा होता। ये सब थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए। सर क्या चीज? एक्चुअली फर्स्ट मैक्सिमा सेंटर के ऊपर भी बनती है, सेंटर के नीचे भी बनती है। तो ऊपर पॉजिटिव फेज डिफरेंसेस होते हैं और नीचे नेगेटिव। सर हाँ जी। सर एक कंफ्यूजन आ रहा है सर, जो आपने टाइम डिफरेंस निकाला है फेज डिफरेंस निकालते समय, वो टी बाई सी बाई म्यू माइनस टी बाई सी क्यों ना करके टी बाई सी माइनस टी बाई सी बाई म्यू क्यों किया है? मतलब सर टाइम डिफरेंस तो उल्टा करके भी निकाल सकते हैं, माइनस कर लेंगे, हाँ माइनस कर लीजिए। तो उस हिसाब से तो सर बढ़ जाएगा ना पाई बाई 2 से। एक मिनट रुको यार, कुछ गलती हो रही है क्या? अगर कुछ गलती हो गई है भाई इसमें। देखिए ये हमने गलत कर दिया एक्चुअली। ये जो टाइम डिफरेंस कैलकुलेट किया है, देखो टी बाई सी और टी अपॉन सी बाई म्यू में ये वैल्यू बड़ी है, तो ये गलत कैलकुलेट हो गया एक्चुअली। मतलब ये इसमें से इसको माइनस करना चाहिए था, तो ये प्लस का टर्म आता, ये माइनस का टर्म आता, सर और प्लस इससे पाई क्या बाई होता 2 है, ये जो पड़ भी जाएगा। आपका माइनस पाई बाई 2 बन रहा था ये सब प्लस पाई बाई 2 बन जाते। तो ये 2 पाई प्लस पाई बाई 2, ये 5 पाई बाई 2 बन जाता, ये पाई प्लस पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 बन जाता, ये माइनस 2 पाई प्लस पाई बाई 2 माइनस, सब कुछ उल्टा हो गया यहाँ पर। बड़ी वैल्यू टाइम में से छोटी वैल्यू टाइम की माइनस करेंगे। सर लेकिन जब आपने डेरिवेशन करवाया था ना फेज डिफरेंस का, तो सर वो नेगेटिव का ही टर्म आ रहा था उसमें। हाँ तो अगर जैसे ये लोग कभी क्वेश्चन कर रहे हैं वो सी को निकालना है तो जिसको 0 का निकालना है तो माइनस हो जाएगा। क्या कहते हैं?
मैं सी पे 1 निकालना है, तो सी के अंदर 0 होता है, तो माइनस से बाहर आए सकता है। टर्म ये नहीं बनेगा माइनस 2 पाई लैम्डा म्यू माइनस 1 के, इसमें म्यू सेकंड पर तो माइनस का है कौन सा? तो म्यू 1.5 तो 1.5 हो जाएगा सर, ये हो जाएगा। सर मैंने सर यही किया कि डी साइन थीटा क्या रखा तो उसके पाई बाय यस सर माइनस होता पता नहीं मैंने नहीं प्लस के माइनस, प्लस आया था। हाँ तो वही तो आ रहा है। अभी सब रुको, करेक्शन हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बता अभी रुको, सब करेक्शन कर रहे हैं आप। अगला पॉइंट देखो आप, पर एक मिनट रुके रहिए, बताते हैं इसमें क्या करना है। चलो एक चीज ये देखो, कोई एक वेव मानने स्टार्ट हो, कोई भी एक वेव स्टार्ट करे और वो डी डिस्टेंस कवर करे, एक वेव स्टार्ट करके डी डिस्टेंस से ट्रेवल करे, तो उसके फेज में क्या चेंज आएगा। अगर कहीं से एक वेव स्टार्ट करके और डी डिस्टेंस आगे बढ़ती हो विद अ स्पीड ऑफ स्मॉल सी, तो आपसे पूछा जाए कि उसके फेज में क्या चेंज आएगा। फेज डिफरेंस नहीं पूछ रहे हैं यहाँ पर, फेज डिफरेंस के दो वेव चाहिए, यहाँ पर एक ही वेव की बात हो रही है। सेम वेव जब प्रोपोगेट करके आगे बढ़ेगी, मतलब एक जगह से निकल करके वो वेव दूसरी जगह पर जाएगी, तो एक सर्टेन डिस्टेंस को कवर करने के लिए उस वेव को कुछ टाइम लगेगा, डी बाई सी का टाइम लगेगा, और उतनी देर में वेव के अंदर कुछ नंबर ऑफ ऑसिलेशंस आएंगे। फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, यानी इसको हम फ्रीक्वेंसी से क्या कर ले और उसको फिर 2 पाई कर ले, तो क्या बन जाएगा आपका फेज ऑफ फेज डिफरेंस। नहीं बोलिए आप, ये कहोगे कि वेव का फेज है, मतलब एट दिस पॉइंट फेज ऑफ द वेव, फेज ऑफ वेव यहाँ पर आप कैलकुलेट करोगे तो ये चीज आपकी 2 पाई डी इंटू एफ बाई सी पड़ेगी। अगर हम ये मान लें कि यहाँ पर फेज 0 था, ऑब्वियसली जब वेव स्टार्ट हुई होगी तो उसके 0 नंबर ऑफ ऑसिलेशन रहे होंगे। हाँ जी सर, लेकिन जब एक्चुअल में अगर वेव जब पढ़ते हैं तो उसमें तो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे होते हैं, हाँ, और फेज तो पार्टिकल का होता है, तो जो भी डिफरेंस निकालेंगे वो एक्चुअल में पार्टिकल के फेज का डिफरेंस होगा ना, मतलब वो फिर ये कह दोगे कि मीडियम यहाँ के। वाले पॉइंट में और यहाँ वाले पॉइंट के ऑसिलेशन का फेज जी सर, डिफरेंस, वही वही कहना चाह वो रहा एक ही बात है। हाँ, ये बात समझ में आया आपको? ना ये वहीं पर एक दूसरी सोर्स, वहीं पर एक दूसरी सोर्स को आप ऐसे मान लें कि वो डी डैश डिस्टेंस कवर कर रही हो, डी डैश, बट वो फ्री स्पेस में कवर नहीं कर रही है, वो डी डैश डिस्टेंस किसी मीडियम में कवर कर रही है, ग्लास में, वाटर में, ऑयल में। तो इसका फेज कैलकुलेशन कैसे करोगे आप? तो डिस्टेंस डी डैश विल बी डिवाइडेड बाय सी बाय म्यू इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू 2 पाई, और फ्रीक्वेंसी मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक तो होती नहीं, तो अगर यही वेव हम फ्री स्पेस की जगह किसी मीडियम में लेके जाएंगे तो भी सेम फ्रीक्वेंसी आएगी। तो नाउ दिस विल बी द फेज ऑफ द वेव। अब हमको ये बताओ कि डी डैश और डी में क्या रिलेशन होना चाहिए ताकि फेज ऑफ वेव यहाँ पर और फेज ऑफ वेव यहाँ पर सेम आ जाए। रिलेशन बिटवीन डी डैश एंड डी टू हैव द सेम फेज, जो फेज फ्री स्पेस में ट्रेवल करने से आ रहा था वही फेज मीडियम में ट्रेवल करने के लिए डी डैश की वैल्यू में और डी की वैल्यू में क्या रिलेशन चाहिए आपको? तो रिलेशन आ रहा होगा डी डैश विल बी, इनफैक्ट ये डी विल बी म्यू मल्टीप्लाइड बाय चेक कर लो इस रिलेशन को जरा, यस सर, टू हैव द सेम फेज। मैं हमें नहीं मालूम क्या होगा, देखो आप ये दो चैप्टर ऐसे ही है, एक 11th का वेव, उस समय 11th का वेव दिक्कत किया था, 11th का वेव जब पढ़ रहे थे तो पढ़ते वक्त सब फॉर्मूले आ रहे थे, लेकिन जैसे ही चैप्टर खत्म हुआ सब गायब हो गया। सर। हाँ। सर, अब जैसे आपने उस क्या बोलते हैं YDAC में फेज डिफरेंस निकाला था अभी जस्ट, जिसमें मतलब प्लस माइनस में थोड़ी दिक्कत आ रही थी,
सर अगर बेसिक से जाएं तो क्या बोलते हैं, डिफरेंस तो हमेशा पॉजिटिव होता है ना सर, तो बता रहे पॉजिटिव हैं, नहीं एक मिनट रुक जाओ, सब कंप्लीट कर, पहले इस बात को समझो आप। अब उस पे आ रहे हैं, उस पे भी आ रहे हैं। ये पॉइंट सुनना यार, कि कोई वेव फ्री स्पेस में ट्रेवल करे और कोई वेव मीडियम में ट्रेवल करे, तो दोनों में सेम फेज ऑब्टेन करने के लिए एक रिलेशन बन रहा है, डिस्टेंस इन फ्री स्पेस इज म्यू टाइम्स द डिस्टेंस इन द मीडियम। और इस इक्विवेलेंसी को हम अपने फिजिक्स में एक नाम देते हैं, जैसे डी नोन एज ऑप्टिकल पाथ, एंड दिस डी डैश इज कॉल्ड एज ज्योमेट्रिकल पाथ। ज्योमेट्रिकल पाथ मतलब जिसकी आप ज्योमेट्री यानी कि स्केल से मेजर कर लो, और ऑप्टिकल पाथ का मतलब कुछ और निकल रहा है यहाँ पर। ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल पाथ, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ज्योमेट्रिकल पाथ मतलब एक्चुअल पाथ इन अ मीडियम, ज्योमेट्रिकल पाथ मींस एक्चुअल पाथ इन अ मीडियम, जिसका ज्योमेट्री से मतलब लेंथ नाप लो, स्केल से लेंथ नाप लो, जो लेंथ आ रही है वो ज्योमेट्रिकल पाथ, विच इज मेजर्ड बाय ज्योमेट्री। ऑप्टिकल पाथ क्या है? ऑप्टिकल पाथ क्या है? मीडियम के अंदर ट्रेवल की गई डिस्टेंस से आने वाले फेज के बराबर का फेज लाने के लिए फ्री स्पेस में क्या डिस्टेंस चाहिए हमें, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल पाथ। इसकी डेफिनेशन ये बन जाएगी, इक्विवेलेंट डिस्टेंस इन फ्री स्पेस, इक्विवेलेंट डिस्टेंस इन फ्री स्पेस, the equivalent distance in a free space to have same phase of the wave, to have same phase of a wave। और मैथमेटिकल रिलेशन ये बन रहा है कि जो ज्योमेट्रिकल पाथ है उसमें अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ऑप्टिकल पाथ आएगी। और वो भी कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में दो होते हैं, एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, एक रिलेटिव होता है, मतलब एक मीडियम का दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले रहे हैं वो उस मीडियम का अपना एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पहला वाला फ्री स्पेस है इसकी। अब सुनिए इस पॉइंट को जरा, सुनो इसका एग्जांपल देखो। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि कोई एक सोर्स S1 है और एक दूसरा सोर्स S2 है, बोथ आर आइडेंटिकल सोर्सेस। S1 के आगे कोई ग्लास प्लेट रखी गई है और S2 के आगे पूरा फ्री स्पेस है, मतलब कंप्लीटली फ्री स्पेस। यहां से एक वेव आगे बढ़ती है और ये वेव डी डिस्टेंस आगे ट्रेवल कर गई, और यहां से भी एक वेव आगे बढ़ती है और वो वेव भी डी डिस्टेंस आगे चली गई, दोनों ही वेव सेम डिस्टेंस आगे गई। नाउ व्हाट विल बी द फेज डिफरेंस? इन दोनों का बीच का फेज डिफरेंस, दोनों में फेज डिफरेंस क्या होगा? और पहली बात तो फेज डिफरेंस क्यों होगा इनके बीच में? जब दोनों सेम डिस्टेंस कवर करें तो डिफरेंस क्यों आएगा फेज? तो ग्लास की वजह से क्या हो गया होगा? स्पीड कम हो गई होगी। कितने सबसे सब दिया है, कंसेप्ट समझते पहले। फेज डिफरेंस निकालने का कंसेप्ट देखो आप। प्रॉपर वे क्या कहता है फेज डिफरेंस निकालने का? फेज डिफरेंस निकालने का जो राइट मेथड है, द राइट मेथड ऑफ फेज डिफरेंस इज 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंस इन टाइम। तो दोनों जब सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो डिफरेंस ऑफ टाइम क्यों होगा इसमें? डी। हाँ, और किसका टाइम ज्यादा लगेगा इसमें? तो डी माइनस टी बाई सी प्लस टी अपॉन सी बाई म्यू। और नीचे मतलब ये तो टाइम ऊपर वाले वेव का हुआ, और माइनस नीचे वाली वेव का टाइम। ये बिल्कुल प्रॉपर जो डेफिनेशन है इसकी फेज डिफरेंस की, जो एक्चुअल मेथड है, करेक्ट वे। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा 2 पाई ओवर लैम्डा, और ब्रैकेट के इनसाइड आपको एक टर्म मिलेगी म्यू इंटू टी
माइनस क्या टी, चेक कर लो इसे, ये आपका फेज डिफरेंस आएगा। ठीक है तक हम लोगों ने एक रिलेशन और पढ़ा हुआ था, दैट फेज डिफरेंस इज 2 पाई बाय लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय पाथ डिफरेंस। एक फॉर्मूला ये भी पढ़ा हुआ आपने। अब इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करते हैं। नाउ द करेक्ट फॉर्मूला विल बी ऑल्टरनेट मेथड। एक मेथड ये हो गया। नाउ द ऑल्टरनेट मेथड, alternate method of phase difference will be phi equals to 2 pi by lambda multiplied by, write it, optical path difference. Alternatively the phase difference can be obtained as, alternatively the phase difference can be obtained by 2 pi by lambda into the optical path difference. क्योंकि ज्योमेट्रिकली दोनों के पाथ में कोई डिफरेंस नहीं देखो, ज्योमेट्रिकली जो पाथ इसने कवर किया वही पाथ इसने भी कवर किया, डी और डी। समझ पाएगा? तो इसका मतलब 2 पाई बाय लैम्डा इंटू ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस तो नहीं हो सकता था, क्योंकि उससे तो मेरा वैल्यू 0 आ जाएगा, जबकि प्रॉपर मेथड के हिसाब से आंसर 0 नहीं आ रहा। तो अब क्या कर रहे हैं हम, रिलेशन को मॉडिफाई कर रहे हैं। ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस कैसे निकालेंगे, देखिए 2 पाई बाय लैम्डा इंटू S2 वाली वेव की ज्योमेट्रिकल पाथ और ऑप्टिकल पाथ सेम आएगी, क्योंकि ये फ्री स्पेस में चल रहे हो, तो डी ही इसका ज्योमेट्रिकल पाथ है और डी ही इसका ऑप्टिकल पाथ है। S1 वाली वेव की ज्योमेट्रिकल पाथ डी है, मतलब बाय ज्योमेट्री वो डी डिस्टेंस आगे आई है, बट ऑप्टिक्स के अकॉर्डिंगली उसने डी से ज्यादा डिस्टेंस कवर कर दिया। तो क्या करेंगे, डी माइनस टी, नोटिस करना डी माइनस टी, ये तो फ्री स्पेस का पार्ट हो गया, और कितना डिस्टेंस आप इस ग्लास में कवर कर रहे हो उसको म्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दिस बिकम्स ऑप्टिकल पाथ। ये पीछे बताया था आपको भी। और इसमें से इसकी डी को माइनस कर दीजिए, चेक करो ये पूरा रिलेशन जो बनेगा यहां से यहां तक। मतलब ऑल्टरनेटिवली क्या करना होगा, पाथ डिफरेंस निकालने के लिए जो भी लेंथ ऑफ पाथ कैलकुलेट की जा रही है, पाथ अगर तो वो फ्री स्पेस में है तो उसको एज इट इज रखो, बट अगर कोई डिस्टेंस आपने किसी मीडियम के अंदर ट्रेवल कर ली है तो उस डिस्टेंस में म्यू मल्टीप्लाई करके ऑप्टिकल पाथ में कन्वर्ट करें और तब डिफरेंस निकालेंगे पाथ का। और फिर अगर इस तरीके से हम पाथ डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं और उसमें फिर 2 पाई बाय लैम्डा मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमको फेज डिफरेंस डायरेक्ट मिल जाएगा। या फिर एक तरीका जो फंडामेंटल अप्रोच है, फंडामेंटल अप्रोच ये है कि टाइम डिफरेंस निकालिए और उसको 2 पाई एफ से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये फंडामेंटल है बिल्कुल। अदरवाइज फिर से बोल रहा हूं कि पाथ पहले ऑप्टिक्स में कन्वर्ट करो, ज्योमेट्री की बजाय ऑप्टिकल पाथ, डिफरेंस निकालो, 2 पाई बाय लैम्डा से मल्टीप्लाई करो। हाँ जी सर, दोनों में बेनिफिशियल कौन है? नहीं, अपने अपने कंफर्ट के हिसाब से होता है, कुछ लोग को ये भी आसान लगता है। अब जैसे वाईडी एसी वाले भी करके दिखा रहे हैं आपको, वाईडी एसी में देखिए एक बार वापस वाईडी एसी के एक्सपेरिमेंट पे आओ जल्दी से। यहां पर जब हमने S1 को कवर किया विद टी, नोटिस करिए, और सेंटर पॉइंट पर जाइए जरा। S2 से जो वेव आएगी इसकी ऑप्टिकल पाथ देखो क्या होगी, चलिए बताएं ऑप्टिकल पाथ। ये मान लें कि ये डिस्टेंस x है, ये पूरा डिस्टेंस x है। नाउ व्हाट इज द ऑप्टिकल पाथ ऑफ दिस वेव? x। तो ज्योमेट्री के हिसाब से तो ये भी x होगा। यस सर। कंस्ट्रक्शन करोगे तो S1 S2 के मिड पॉइंट पर सेंटर है, तो ज्योमेट्री मतलब मैथमेटिक्स के हिसाब से तो जो लेंथ है S1 से C की है वही लेंथ S2 से भी C की है, तो ये ज्योमेट्रिकली x है बट ऑप्टिकली ये x नहीं। ऑप्टिकल पाथ ऑफ दिस वेव, ऑप्टिकल पाथ कन्वर्ट करिए तो उसके लिए क्या करना होगा, x माइनस टी, अगर यहाँ पर t थिकनेस है तो ये तो ज्योमेट्रिकली और ऑप्टिकली सेम है, बट जो ये बीच में t डिस्टेंस हमने कवर किया है उसको हम ऑप्टिक्स में कन्वर्ट करेंगे म्यू टी। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या है पाथ का? ज्योमेट्री वाइज इनके पाथ में कोई डिफरेंस नहीं है, बिकॉज सेंटर इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम S1 S2। मतलब अगर आप स्केल से मेजरमेंट करोगे तो स्केल से मेजरमेंट करने पर ये लेंथ और ये लेंथ सेम है, बट ऑप्टिक्स की नजर में पाथ में डिफरेंस है।
और वो बात तभी समझ में आएगी जब हमने फंडामेंटल से डिराइव किया था। अब ये वैल्यू कितनी बनेगी, डिफरेंस इन पाथ, और कौन सा पाथ ज्यादा आ रहा है, देखिए कौन सा पाथ ज्यादा है इसमें, ऑप्टिकली कौन सा पाथ ज्यादा है, ऑप्टिकली इस वेव का पाथ ज्यादा है। और क्यों ज्यादा है, लॉजिक पे समझ में आ रहा है ना, इस वेव को ज्यादा टाइम लगा होगा सेंटर तक जाने में, क्योंकि बीच में थोड़ा धीमे हो गई थी वेव, तो ये सेंटर पे कुछ लेट पहुंचेगी। तो ऑप्टिक्स के हिसाब से इसने जर्नी ज्यादा टाइम के लिए की हुई है, और ऑप्टिक्स के हिसाब से इसकी जर्नी टाइम कम आ रही है, इसीलिए ऑप्टिकल पाथ इसका ज्यादा बड़ा है और ऑप्टिकल पाथ इसमें छोटा है। नाउ फेज डिफरेंस एट द सेंटर पॉइंट, दिस इज 2 पाई बाय लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय, अब दोनों के ऑप्टिकल पाथ का डिफरेंस, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, बिगर पाथ में से स्मॉलर पाथ, और ये बन जाएगा आपका म्यू माइनस 1 इंटू टी। दिस इज द फेज डिफरेंस एट सेंटर पॉइंट नाउ। और अब उस क्वेश्चन में लगाओगे तो ये पाई बाय 2 आ जाएगा आंसर आपका। डिफरेंस पूछे, डिफरेंस वैल्यू खैर हमेशा पॉजिटिव में आनी चाहिए, द फेज डिफरेंस। सर वही बोल रहा था। ये इसलिए बता दिया कि बुक्स में सॉल्यूशन ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस के हिसाब से, मैं पर्सनली पे टाइम डिफरेंस से करता हूं इसको। नेक्स्ट पॉइंट पर अब क्लियर हो गया क्वेश्चन, नहीं जल्दी बताएं। ठीक है, बढ़े आगे, फास्ट देखूं। इमेजिन करिए कि S1 के आगे T1 डिस्टेंस से का ग्लास स्लैब है और S2 के आगे T2 डिस्टेंस की ग्लास स्लैब है। ठीक है, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, और यहां पर एक पॉइंट P लीजिए जो कि अर्लियर फर्स्ट मैक्सिमा था। अर्लियर फर्स्ट मैक्सिमा वर्ड मतलब समझ जाना, अर्लियर फर्स्ट मैक्सिमा का मतलब होता है कि जब ग्लास प्लेट्स यूज नहीं की गई थी तो फर्स्ट मैक्सिमा यहाँ पर मिला था, और ये सेंटर इज अर्लियर सेंट्रल मैक्सिमा। नाउ व्हाट विल बी द फेज डिफरेंसेस एट दीस 2 पॉइंट्स। जिस पॉइंट पर बिना ग्लास प्लेट के फर्स्ट मैक्सिमा था, उस पॉइंट पर अब क्या फेज डिफरेंस होगा, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्लियर है? फेज डिफरेंस एट द पॉइंट वेयर प्रीवियसली फर्स्ट मैक्सिमा वाज ऑब्टेन्ड। तो हम इसको एक बार फिर ऑप्टिकल पाथ वाले से कन्वर्ट करें। देखो बोर्ड के ऊपर नीचे वाली वेव का ऑप्टिकल पाथ बताएं, क्या लिखेंगे? ऑप्टिकल पाथ फ्रॉम ऑफ वेव S2 वाली, S2P T2, ये तो हो गया फ्री स्पेस का पार्ट, और प्लस μ2 T2। दिस इज ऑप्टिकल पाथ फ्रॉम लोअर वेव ऑफ लोअर वेव। ऑप्टिकल पाथ ऊपर वाली वेव का निकालिए अगर, इस वाली वेव का ऑप्टिकल पाथ, तो इसका ऑप्टिकल पाथ हो जाएगा S1P माइनस T1 प्लस। अब इन दोनों का डिफरेंस करिए, दोनों के ऑप्टिकल पाथ का डिफरेंस, और उसमें 2 पाई बाय लैम्डा मल्टीप्लाई करें, ये हुआ फेज डिफरेंस। ऑप्टिकल पाथ दोनों वेव का कैसे निकालना वो देख लो पहले आप, उसके बाद ऑप्टिकल पाथ का जो डिफरेंस वैल्यू है उसमें हम 2 पाई बाय लैम्डा मल्टीप्लाई करके फेज डिफरेंस की वैल्यू निकालेंगे। तो वो पार्ट जब आप कैलकुलेशंस कर रहे होगे तो कुछ ऐसा बनेगा, देखो जब फाइव निकालोगे ना कैलकुलेट करके, जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा। देखो S2P माइनस S1P का एक टर्म आएगा, S2P माइनस S1P, और बाकी के जो टर्म्स आएंगे कुछ और भी टर्म्स आएंगे भी, इसमें से इसको जब माइनस करेंगे तो प्लस μ2 T2 माइनस μ1 T1 एंड प्लस T1 माइनस T2 होती है। कुछ इस तरीके से टर्म्स आएंगे, 2-3 टर्म्स आ जाएंगी। नाउ S2P माइनस S1P को रिप्लेस करना पड़ेगा, ये कहते हुए
ये कहते हुए कि यहाँ पर पहले फर्स्ट मैक्सिमा था, लैम्डा होगा, n की वैल्यू 1 लैम्डा होगा। ये d sin थीटा था ना, या फिर ये n लैम्डा था, S2p माइनस S1p n लैम्डा रहा होगा, क्योंकि अगर यस मैक्सिमा सर, था वहां पर, लैम्डा लिख देंगे। अगर इस पॉइंट पर मैक्सिमा था तो S2p माइनस S1p n लैम्डा रहा होगा, और फर्स्ट मैक्सिमा था वहां पर, तो इसको हम लैम्डा से रिप्लेस कर देंगे। तो दिस इज न्यू फेज डिफरेंस एट द सेम पॉइंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस हो रहा है कि आप पहले के पॉइंट पर ग्लास प्लेट लाने के बाद नया फेज डिफरेंस कैसे निकालेंगे। अब क्लियर हुआ ये? सर इस पे मॉड भी तो लगेगा। पॉजिटिव ही आएगा ये, और वैसे फर्क पड़ेगा नहीं, देखो हमारा जो मेन क्वेश्चन है वो फेज डिफरेंस नहीं चाहिए, मेरे को भी बता रहा हूँ हमने क्यों कैलकुलेट करवा रहे हैं आपसे, फेज डिफरेंस कैलकुलेट कराने के रीजन बता रहे हैं। मेथड क्लियर हुआ? अब और प्रॉपर क्वेश्चन के ऊपर आओ जरा। भाई YDAC का सारा पार्ट फेज डिफरेंस है, अगर ये जिसको कैलकुलेट करना आ गया उसके बाद आसान क्वेश्चन, लाइक नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड्स में बता देना पहले जल्दी से। इन YDAC when S1 is covered by a glass plate, when S1 is covered by a glass plate, it is found that intensity at center drops to 1/4 of previous value, mu given है 1.5, lambda given है 400 nanometer, find the thickness of glass plate। अब समझना, फेज डिफरेंस निकालना सिखाने का पर्पस कुछ और है, क्वेश्चन इस तरीके कहते हैं। तो देखो एक मिनट, अभी टाइम कम है, आपको इंटेंसिटी का प्रीवियस क्लास में एक फॉर्मूला दिया गया था विच वाज I इक्वल्स टू I मैक्सिमम इनटू cos स्क्वायर 5/2, और जब ग्लास प्लेट यूज नहीं करते हैं तो सेंटर पर किस टाइप की इंटेंसिटी आती है? तो यहाँ पर प्रीवियस इंटेंसिटी वाज I मैक्स। नाउ अब क्वेश्चन के लैंग्वेज के हिसाब से यहाँ पर क्या इंटेंसिटी आ रही है? 1/4 1/4 I तो ऐसा max। क्यों हुआ, इंटेंसिटी में चेंज क्यों आया यहाँ पर? तो इंटेंसिटी फंक्शन ऑफ द फेज डिफरेंस है, तो फेज डिफरेंस है। चेंज हुआ था। ग्लास प्लेट को इंट्रोड्यूस करने के बाद सेंटर का फेज डिफरेंस बदला होगा, और वो इस तरीके से बदला होगा कि इंटेंसिटी 1/4 हो गई होगी। अब सेंटर पर नया फेज डिफरेंस निकालोगे, बिकॉज यहाँ पर प्रीवियस फेज डिफरेंस वो 0, बट न्यू फेज डिफरेंस एट द सेम पॉइंट अगर निकालना हो, नया फेज डिफरेंस क्या बनेगा आफ्टर ग्लास प्लेट? तो उसी का प्रोसेस समझा रहे थे आपको कैसे निकालोगे। इसी को निकालने के लिए कह रहे हैं कि 2 पाई बाय लैम्डा इंटू ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस कर लीजिएगा। मतलब हम कोई फॉर्मूला याद कर रहे हैं कि बजाय हम ये कह रहे हैं कि ऑन द स्पॉट डिराइव कर लेना, अब कितना टाइम लग जाएगा। तो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस सेंटर पे निकाला दे रहे हैं, S2p, S2c और S1c के बीच में ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस, तो अभी करके दिखाया था इसके बारे में। अभी इस पॉइंट का ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस निकालना था कि अगर ये ज्योमेट्रिकली x हो, अगर ये चीज ज्योमेट्रिकल x है तो ये ऑप्टिकल भी x है। ऊपर वाली चीज ज्योमेट्री के हिसाब से अगर x है, ज्योमेट्रिकल अगर x है तो ये ऑप्टिकली कुछ और डिस्टेंस बन जाएगा, और कर चुके हैं 2-3 बार लिख चुके हैं उसके। ऑप्टिकली ये x माइनस t प्लस म्यू t, तो अब डिफरेंस निकाल लीजिए ऑप्टिकल वाले का, उसमें 2 पाई बाय लैम्डा मल्टीप्लाई करेंगे तो जल्दी से करो तो ये आंसर बनेगा 2 पाई बाय लैम्डा इंटू म्यू माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय t। ये नया फेज डिफरेंस होगा। उस नए फेज डिफरेंस के करस्पॉन्डिंग नई इंटेंसिटी
1/4 ऑफ आई मैक्स है। अब आगे प्रोसीड कर लीजिए, कैसे करेंगे इसको। हाँ ये अलग बात है, ये एक पॉइंट है मेन। पहले रुको, बता रहे यार सब हो रहे, पहले आप ये बताओ, आपको ये प्रीवियस फेज डिफरेंस और न्यू फेज डिफरेंस का लॉजिक समझ में आ रहा है कि ग्लास प्लेट की वजह से ये क्या हो रहा है। यहाँ पर फेज डिफरेंस बदल रहे हैं, उनके बदलने से क्या होगा, इंटेंसिटी जो पहले मिल रही थी वो डिफर कर जाएंगे, बिकॉज जब फेज डिफरेंस में वेरिएशन आ जाएगी तो करस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी भी बदल चुकी होगी। तो नई इंटेंसिटी पुराने वाले की 1/4 है, ये क्वेश्चन कह रहा है हमें। तो हम क्या करेंगे, आई की जगह आई मैक्स बाई 4 कर देंगे। आई मैक्स बाई 4 करने का मतलब कि ये जो वैल्यू है cos स्क्वायर 5/2, ये आपका 1/4 है, यानी कि cos ऑफ 5/2 जो है प्लस माइनस 1/√2 है। तो कुल मिलाकर के ये हो रहा है कि cos ऑफ 5/2 इज प्लस माइनस 1/√2। अब इसका ट्रिग्नोमेट्रिक में जनरल सोल्यूशन 1/2, 1/2 जनरल सोल्यूशन ऑफ, जनरल सोल्यूशन पे जाओगे 5 निकालो, 5 की जनरलाइज सोल्यूशन जाएगी। और ये बार बार होगा तो अब दिक्कत हो रही है आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को जनरल सॉल्यूशन में, तो एक बार रिवाइज कर लो, क्योंकि वाईडीएसी में ये प्रॉब्लम बार बार आएगी। 2n बोलो pi जल्दी से, plus 5/2 minus क्या 2 pi लिखेंगे, by 3 2n पाई या n पाई, 2n पाई प्लस माइनस π/3। ये इसका सॉल्यूशन सही है ना यार, ये सर नहीं है? तो सही तो है। अच्छा नहीं सर ये सही, सर अच्छा ये n पाई होता है। क्यों भाई, वो कहने लो कि ये वाला 2 नहीं आएगा इसमें। यस सर, ये नहीं आएगा, क्यों? n पाई आप होता है। सही तो कॉस है, ये तो सही है, π/3 तो सही है। ये बोलो ये 2n पाई होता है कि n पाई होता n पाई होता है। सर लिखने को कुछ भी लिख सकते हैं सर, क्योंकि मतलब है? नहीं, अगर n को इंटीजर बोल रहे तो यस सर वही वही तब भी कुछ भी लिख सकते हैं चलिए भाई देख लो जो भी है, सर, तरीके पे डिपेंड करता है वो। चलो देख लो, पहले से उधर से लोग देख लीजिए इसको, हम बता रहे हैं इसमें तुम देखो, हम तो देखे यार। सर cos स्क्वायर का n पाई होता है और cos थीटा का फिर 2n पाई हो जाता तो ये सही लिखा है मतलब ना। है। सर अगर हम cos स्क्वायर का करेंगे जनरल सॉल्यूशन तो अच्छा चलिए आप देख लेना जनरल सर जब सोल्यूशन अपने cos आप कर लेना। स्क्वायर का निकालते तब 2n पाई प्लस माइनस x आता है, जब केवल cos का निकालते तो ये नहीं आता है। ये हटा देना। यस सर, 2 नहीं आएगा। हाँ सही बोल, नेहल भी बोल रहे 2 नहीं आता, साइकिल जी। खैर देखो जल्दी से, उसके बाद क्या करोगे, ये जो 5 है, सीधे cos स्क्वायर का निकालते थे। हाँ जी, तो ये 5 को अब रिप्लेस कर देंगे, वो जो निकाला है हमने वहां पर 5/2 चाहिए, तो 5/2 वहां पर जो नया वाला फेज डिफरेंस निकाला है उसके हिसाब से π/λ इंटू μ-1 इंटू टी बराबर दिस n पाई प्लस माइनस π/3। इसका मतलब टी की कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं मिलेगी, टी की कई सारी पॉसिबल वैल्यूज मिलेगी। अगर एक क्वेश्चन में एक वर्ड ऐड कर देते फाइंड द मिनिमम थिकनेस, तो क्योंकि थिकनेस पूछा है तो कई सारी वैल्यूज मिलेंगी, फाइंड द मिनिमम थिकनेस, तो फिर n की सबसे लोवेस्ट वैल्यू पुट करते 0 या 1, 0 लेके अपना सॉल्व कर लेते थिकनेस पॉजिटिव साइन के साथ। नहीं उसलिए 0 नहीं रख रहे हैं सेंटर पे, ये मैथमेटिक्स वाला एन है भैया, वाईडीएसी वाला एन नहीं है। क्या करें भाई आपसे क्वेश्चन कर, चलिए अगला क्वेश्चन जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन YDSE upper slit covered by a glass plate, upper slit is covered by a glass plate. It is found that
what used to be fifth minima, fifth minima is now above the center, and what used to be fifth maxima is below center. सर एक बार फिर रिपीट कर दीजिए। बता रहे what, हमें क्या पता, आप पढ़ो ना भैया, यही प्रॉब्लम होती है इस चैप्टर में। what used to be fifth minima is above center and fifth maxima is below center। इस लाइन का मतलब ये हुआ कि जो पहले फिफ्थ मिनिमा था, what used to be का मतलब प्लेट रखने से पहले वाला। also the intensity at center becomes half of previous value, find the thickness, obviously glass plate की, find the thickness of glass plate, बाकी सब information given है, स्पेशल mu given है, कैपिटल D given है, स्मॉल d given है, लैम्डा given है। मतलब थिकनेस छोड़ करके जो कुछ तुमको सही है सब कुछ मिलेगा, बस थिकनेस बताओ। हाँ सेंट्रल मैक्सिमा नहीं। चलिए ये बताइए, नो ग्लास प्लेट की कंडीशन में पैटर्न क्या रहा था? बिना ग्लास प्लेट के सेंटर पे क्या चीज बनती थी यहाँ पर? और पांचवा मैक्सिमा कहाँ होता है? पांचवा मैक्सिमा सेंटर के ऊपर भी होता है और सेंटर के नीचे भी होता है। पांचवा मिनिमा एक ऊपर एक नीचे। वो फिफ्थ मैक्सिमा के ऊपर होगा कि फिफ्थ मैक्सिमा के नीचे होगा? नीचे। फिफ्थ मिनिमा यहाँ पर भी होगा और फिफ्थ मिनिमा यहाँ पर भी होगा, बाकी भी होंगे इनके बीच में, फर्स्ट मैक्सिमा फर्स्ट मिनिमा ये सब रहेंगे ऑल्टरनेट। हो गई? S1 के सामने ग्लास प्लेट रखने पर रीलोकेशन आएगी, पहला इफेक्ट, सब कुछ रीलोकेट हो जाएगा। किधर? सब कुछ ऊपर रीलोकेट हो गया, मतलब सबकी लोकेशंस ऊपर चली जाएंगी। तो हो सकता है कि हमने इस तरीके से रीलोकेट किया हो कि ये जो फिफ्थ मिनिमा है इसकी नई लोकेशन इस सेंटर के ऊपर पहुंच जाए और इस फिफ्थ मैक्सिमा को रीलोकेट करने पर ये सेंटर के नीचे रह जाए। यही तो लाइन लिखी जा रही है, यही लाइन क्वेश्चन में दी जा रही है कि जो पहले फिफ्थ मिनिमा था वो सेंटर के ऊपर है और जो पहले फिफ्थ मैक्सिमा था वो सेंटर के नीचे है। इसका मतलब ये रीलोकेशन के बारे में बता रहे हैं आपसे कि किस तरीके से फ्रिंजेस को रीलोकेट किया गया। हाँ, इसीलिए रीडिंग पार्ट क्वेश्चन का यहाँ टफ हो जाता है। फिजिक्स में जब तक थ्योरी तक तो सबको समझ में आता है, उसके बाद ही तो हालत खराब होती है। फिर ये बात समझिए आप कि what used to be fifth minima is now above center and that fifth maxima is below center। दिस मींस कि रीलोकेशन किया गया है और इस तरीके से कि फिफ्थ मिनिमा इज रीलोकेटेड above center and fifth maxima is relocated below the center। समझ आई बात आपको ये? यस सर। जी। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है ना मेरे को? ये बताइए फिफ्थ मिनिमा पर फेज डिफरेंस कितना होता है?
फिफ्थ मिनिमा का फेज डिफरेंस, पहला मिनिमा आता है पाई पे, फिर 3 पाई पे, 5 पाई, मतलब ऑड मल्टीपल्स पर, तो पांचवा मिनिमा किस 9 कौन से पाई। फेज डिफरेंस पे होगा? 9 पाई। तो यहाँ पर प्रीवियस फेज डिफरेंस वाज 9 पाई, प्रीवियस फेज डिफरेंस एट दिस पॉइंट वाज 9 पाई, और फिफ्थ मैक्सिमा पर फेज डिफरेंस 10 10 पाई। पाई। अब ये पॉइंट्स रीलोकेट हो गए, फिफ्थ मिनिमा का पॉइंट सेंटर के ऊपर चला गया, यानी कि अब सेंटर के ऊपर वाले पॉइंट का फेज डिफरेंस 9 पाई हो गया, रीलोकेशन किया गया इसको। फिफ्थ मैक्सिमा सेंटर के नीचे है, यानी कि सेंटर के नीचे वाले पॉइंट का फेज डिफरेंस 10 पाई है, बिकॉज इन पॉइंट्स को एक तरीके से उठा करके ऊपर शिफ्ट कर दो आप। क्लियर? यानी इसका मतलब अब सेंटर पर एक ऐसा फेज डिफरेंस आया होगा जो 9 पाई और 10 पाई के बीच में कहीं होगा। द न्यू फेज डिफरेंस एट सेंटर शुड बी इन बिटवीन 9 पाई एंड 10 पाई। और वो न्यू फेज डिफरेंस हमें एक और इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में कि ये हाफ हो चुकी है, प्रीवियस की हाफ हो चुकी है। प्रीवियस क्या था यहाँ पर? प्रीवियस इंटेंसिटी एट सेंटर मैक्स, नाउ हाफ ऑफ दैट, तो इधर आई मैक्स बाई 2 आ जाएगा, यानी कि cos स्क्वायर 5/2 इज नाउ 1/2, cos स्क्वायर 5/2 इज 1/2। 1/√2 से जनरल सॉल्यूशन है निकालें। हाँ जी, नहीं cos स्क्वायर 5/2 इज 1/2, और अब आपको ये भी पता है कि 5 जो है वो 9 पाई और 10 पाई के बीच में। ना पता लगाओ 9 पाई से 10 पाई के बीच में कौन सी वैल्यू हो सकती है 5 की, जिसके लिए cos स्क्वायर 5/2 की वैल्यू 1/2 होती है। वैल्यू ऑफ 5 which gives cos square 5/2 1/2, and that 5 should be in between 9 pi and 10 pi। ये भाई ट्रिग्नोमेट्री किस तरह से काम करती है अब यहाँ पर। So 9.5 है। 9.5 पाई नहीं तो 9 पाई मतलब 9.5 पाई सही है ना? चेक कर लो यार, मतलब कि 19 पाई/2 यस कह रहे हो सर, ना, 9.5 पाई भी है। इससे आ जाएगा हाफ, मतलब cos स्क्वायर 5 पाई/2 हो जाएगा 19 पाई/4, कितना हुआ 19 पाई/4 आ जाएगा ना? ठीक है, आ जाएगा सर। वो बना ठीक है, के भी देख ली। ठीक है। अरे नहीं बच्चा, इसमें ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कत होती है ना, एक भी एंगल गलत हुआ तो पूरा प्रॉब्लम बेकार हो जाएगा मेरा। क्रॉस चेकिंग बहुत जरूरी है इनके क्वेश्चन की। ठीक है, तो 5 इज 19 पाई/2। तो ये एक नया फेज डिफरेंस है सेंटर पर 19 पाई/2, और इस नए फेज डिफरेंस को, जो सेंटर पर नया फेज डिफरेंस आया है, इसको लिखेंगे 2 पाई/λ इनटू द ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। और ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस फिर उसी तरीके से कैलकुलेट करो, ज्योमेट्रिकल अगर x मान ले, ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस x मान ले, तो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस फिर सेम प्रोसेस से निकालेंगे। तो जब वो सेम प्रोसेस ही करोगे तो फिर वो μ-1 इंटू टी ही आएगा ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस की वैल्यू, और यहां से अब टी की प्रॉपर वैल्यू आएगी। लैंग्वेज टफ है और कुछ बात नहीं है, क्वेश्चन टफ नहीं है, बट इसका प्रॉब्लम ये है कि इसकी लैंग्वेज को इस तरीके से लिखा जाता है कि मैं समझ नहीं पाता क्या। वो तो उससे समझना पड़ेगा कि जब अपर स्लिट के सामने प्लेट रखोगे तो ऊपर रिलोकेट होगा सब कुछ। हाँ, मतलब ये वाले तो नीचे के थोड़ी जाएंगे। अगर हमने यहाँ पर कवर किया होता प्लेट, तो ये मिनिमा और मैक्सिमा नीचे शिफ्ट कर गए होते। यस सर, ऊपर वाले। तब हाँ, तो इसमें यही वाला केस पॉसिबल है।
ठीक है, ये एक इसमें थोड़ा ध्यान रखना, इस टॉपिक में फंसते हैं लोग यार, बताऊं। और बहुत ही मतलब मैट्रिक्स मैथ से लेकर के एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव सब कुछ आया हुआ है इसके ऊपर। मतलब इस पर्टिकुलर टॉपिक से ऐसा कोई भी पैटर्न नहीं है जो पूछा ना गया हो। ठीक है, तीसरा ये नाउ YDAC के वेरिएंट्स। YDAC चल रहा था, अब उसके वेरिएंट्स मतलब उससे मिलते जुलते क्वेश्चन। फर्स्ट है इसमें जो लाइट हम यूज करेंगे वो पैरेलल बीम ऑफ लाइट यूज करना चाह रहे हैं, और वो भी इंक्लाइंड फॉर्म में। इंसिडेंट बीम इज अ पैरेलल बीम। फर्स्ट वेरिएशन इज दैट ना यूज पैरेलल इंसिडेंट बीम। बट स्लिट्स के साथ कोई एंगल बनाएंगे, मतलब स्लिट वाली प्लेन से कुछ एंगल बना करके पैरेलल लाइट आ रही है। और मान लेते हैं कि ये जो लाइट बीम आ रही है ये थीटा एंगल पर है। क्वेश्चन, और ये S1 S2 के बीच में डिस्टेंस वो नॉर्मली स्मॉल डी रहेगा S1 S2 के बीच में, और ये कैपिटल डी डिस्टेंस, मतलब वो सब कन्वेंशनली जैसे चले आ रहे हैं। क्वेश्चन पहला ये पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द लोकेशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, फाइंड द लोकेशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। और इसके से और भी क्वेश्चंस हैं, व्हाट विल बी, मतलब पहले इसको सॉल्व करो फिर बताएं। दो मेन क्वेश्चंस होते हैं, दो मेन क्वेश्चन में पहला होता है व्हाट वेयर इज द सेंट्रल मैक्सिमा, और दूसरा होता है व्हाट विल बी इंटेंसिटी एट y इक्वल टू 0 नाउ, व्हाट विल बी द इंटेंसिटी एट y इक्वल टू 0। दो ही मेजर कंसेप्ट्स हैं, लोकेशंस फाइंड करना और इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है इस पूरे चैप्टर में। तो अब क्या चाहिए, कौन सी सरफेस ना भाई, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन कुछ नहीं पढ़ना तुमको इसमें, पैरेलल है तो उसका फर्क है ना। देखिए जो हाइजेंस प्रिंसिपल था उसमें हाइजेंस प्रिंसिपल में वेव फ्रंट की आपको थ्योरी बताई गई है। क्या ये S1 S2 सेम फेज में होंगे, क्या ये सेम वेव फ्रंट के पॉइंट्स हैं? No, इस sir. पैरेलल बीम की वेव फ्रंट की ज्योमेट्री क्या बनेगी? सर इसकी परपेंडिकुलर Perpendicular लाइंस बनेंगी। surfaces. हाँ सर, सरफेस। यस सर, इस तरह से। ये एक वेव फ्रंट है। डेफिनेशन कहती है कि वेव फ्रंट का हर पॉइंट सेकेंडरी सोर्स होता है, फेज और डिफरेंस। वो सभी सोर्सेस एक फेज में होते हैं। यस सर। तो अगर इस वेव फ्रंट पर कोई पॉइंट S1 डैश चूज कर लें आप, S1 डैश, तो S1 डैश और S2 सेकेंडरी सोर्सेस हैं एंड दे आर इन द सेम फेज। क्या मतलब हुआ इस बात का? ये बोलने का क्या मतलब है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम फेज में है? इसका मतलब ये हुआ जिस मोमेंट पर वेव S1 डैश पॉइंट से प्रोसीड करेगी उसी मोमेंट पर वेव S2 से प्रोसीड करेगी, इन दोनों से एक साथ वेव ओरिजिनेट करेगी। दो पॉइंट सेम फेज में कहने का मतलब ये, वो दोनों से वेव का ओरिजिन साइमल्टेनियस होगा। तो अब यहां से एक और कंसेप्ट का पार्ट आ रहा है कि हमेशा YDAC के एक्सपेरिमेंट्स में हमेशा ही आपको जो सोर्सेस चूज करने चाहिए वो सेम वेव फ्रंट वाले होने चाहिए। मतलब नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखेंगे इसका, ऑलवेज कंसिडर द सोर्सेस ऑन सेम वेव फ्रंट। उसके बाद क्या करेंगे, हम कोई जनरलाइज पॉइंट P मान लेते हैं। यहाँ पर इधर से कोई वेव निकल करके और आराम से घूमते फिरते यहाँ पर आई और इधर वाली वेव चली गई।
पाथ डिफरेंस क्या लिखे हैं अब इनके बीच में? कैलकुलेशन ऑफ अ पाथ S1 से करेंगे या S1 डैश से करेंगे? S1 डैश S1 dash. S1 dash पाथ का कैलकुलेशन फेज डिफरेंस का मतलब आप भूल जाओ कि S1 कोई सोर्स है। अब हमारे लिए सोर्स कौन है? S1 तो dash. ये वेव ने कितना पाथ कवर किया होगा? टोटल पाथ कवर्ड बाय दिस अपर वेव एंड टोटल पाथ फ्रॉम द लोअर वेव। तो इस वेव की टोटल पाथ ऑफ दिस वेव S2P माइनस टोटल पाथ ऑफ अपर वेव इस वाले की S1P माइनस plus S1P प्लस होगा सर S dash 1 ये हमारा पाथ डिफरेंस हुआ है यहाँ पर। ये फेज रुला देगा, बता रहे हैं आपको, जितना आपको लग रहा है ना कि फेज डिफरेंस हम निकाल ले जाएंगे। फेज ना 11th में समझ में आया ना 12th में आएगा। वही चीज पाथ डिफरेंस है। सपोज गलती से अगर मान लो यहाँ पर ग्लास प्लेट भी होती तो फिर उसको ऑप्टिकल पाथ में कन्वर्ट करते Yes, sir. और झंझट और भी वेरिएशंस आते हैं इसमें। वो तो कहिए ग्लास प्लेट डाल रहा है वो फिर भी गनीमत है, ग्लास प्लेट में भी उसका म्यू वेरिएबल है। अरे एक से एक मतलब खतरनाक क्वेश्चन आते हैं इसमें। सब कैलकुलस भी डाल देंगे इसी में, मतलब आता जेई में ही आता है। ग्लास के अंदर ग्लास तो नहीं डाल देते। नहीं वो समझे। खैर ये पाथ डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई बाय लैम्डा। अभी जब असाइनमेंट्स में क्वेश्चन लगाओगे तब कहोगे यार ये क्या हो रहा है वाईडीएसी में, और यंग्स को गाली मिलती है फिर कि तुम पता नहीं कौन सा एक्सपेरिमेंट करके चले गए थे। वो ये सब थोड़ी ना कर रहे थे। नहीं आइडिया तो देखेगा दुनिया को। उनको खेल करने वो थोड़ी ना ग्लास का खेल फिर वो कर तो रहा है। बेचारे कुछ देख गए सब खेलने लगे उसी के साथ। चलिए खैर ये फेज डिफरेंस हुआ है। नो दिस इज 5। कितना बनेगा ये निकालिए। दिस फेज डिफरेंस इज नॉट 2 पाई बाय लैम्डा इनटू S2P माइनस S1P की कैलकुलेशन बहुत बार की जा चुकी है और ये अभी भी हम d sin थीटा रखेंगे। इसको अल्फा करो, उसकी तो आदत थीटा की पड़ी हुई है, तो इसको अगर हम कुछ और करेंगे तो ज्यादा कंफ्यूजन होगी। तो S2P माइनस S1P हम ऑलरेडी एक बार डिराइव कर चुके हैं, तो बार बार उसको नहीं यूज करेंगे, हम उसको डायरेक्टली कॉपी कर लेते हैं। S2P माइनस S1P विल बी d इंटू साइन ऑफ थीटा। लेकिन जो बाकी का टर्म आ रहा है एक और S1 डैश टर्म, ये अब यहाँ से निकाल, अगर ये अल्फा है ये d है और ये वेव फ्रंट इसके परपेंडिकुलर एंगल पर है तो ये अपने आप प्रूफ करोगे, तो ये लेंथ d साइन अल्फा आएगी। देख लीजिए ये अल्फा है, इधर आपका 90 माइनस अल्फा बन जाएगा, 90 माइनस अल्फा, यहाँ पर अल्फा एंगल आ जाएगा, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से d साइन अल्फा बन जाएगा। तो माइनस d साइन अल्फा, उसमें से d कॉमन ले लेते हैं, तो दिस इंटू साइन ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ अल्फा, ये बना फेज डिफरेंस की वैल्यू। सेंट्रल मैक्सिमा कहां पर होगा इसके लिए फेज डिफरेंस की वैल्यू 0। फिर से बोल रहा हूं, सेंट्रल मैक्सिमा का मतलब ये नहीं कि सेंटर वाला पॉइंट, सेंट्रल मैक्सिमा का मतलब होता है वो मैक्सिमा जिसके लिए फेज डिफरेंस 0 आ रहा हो। तो इस फाई को 0 करते हैं, थीटा की वैल्यू निकलेगी इसमें से। अगलाओ नहीं, चलिए काम करो, मान लो अल्फा 30 डिग्री है, सपोज ये अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री है। अब एक काम करो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर सेंट्रल मैक्सिमा? 5 0 चाहिए मुझे, एक ही वैल्यू मिलेगी, सेंट्रल मैक्सिमा 10 जगह थोड़ी होगी। तो ऑब्वियसली थीटा की वैल्यू अल्फा के बराबर ही आएगी, 30 डिग्री, थीटा विल बी 30 डिग्री। तो मतलब यहां से 30 डिग्री के एंगल पर एक पॉइंट होगा जिसको हम सेंट्रल मैक्सिमा कहेंगे। सेंट्रल मैक्सिमा विल बी एट
30 डिग्री एंगल अगर 30 ले रहे हो 40 लोगे तो 40 पर आएगा, 50 पे। उसका y कितना आएगा अगर पूछ रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस y फॉर द सेंट्रल मैक्सिमा, तो अप्रोक्सीमेशन काम नहीं करेगा, साइन थीटा को tan थीटा नहीं लिख पाओगे। 30 डिग्री के एंगल पर फर्स्ट मैक्सिमा आ रहा है, सॉरी सेंट्रल मैक्सिमा तो आ रहा सर है, फिर 30 तो डिग्री छोटा प्रॉपर एंगल नहीं है, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो प्रॉपर तरीके से जाना पड़ेगा। मतलब पहले यहाँ से इसको जीरो करके थीटा की वैल्यू निकालेंगे, और वो वैल्यू बड़ी वैल्यू आ रही है, 30 डिग्री की वैल्यू आ रही है, तो ये अप्रोक्सीमेशन यूज नहीं कर सकते कि साइन थीटा को उठा करके डायरेक्ट tan थीटा नहीं, तो थीटा की वैल्यू निकाली 30 डिग्री, अब tan 30 डिग्री यूज करेंगे, तो tan 30 डिग्री विल बी दिस y डिवाइडेड बाय कैपिटल D, तो y की वैल्यू मिल जाएगी। हड़बड़ी में अप्रोक्सीमेशन मत लगाया करो कि जबरदस्ती लगा दी। D/3 आएगा। फर्स्ट मैक्सिमा कहां पर होगा, देखिए एक बार, अरे जो भी है फर्स्ट मैक्सिमा बताओ जल्दी, पगलाओ नहीं। अच्छा, फर्स्ट मैक्सिमा के लिए फेज डिफरेंस को क्या रखोगे, करो, अल्फा 30 डिग्री रखिएगा, और फर्स्ट मैक्सिमा का मतलब फेज डिफरेंस की वैल्यू 2 पाई होनी चाहिए। अल्फा 30 डिग्री, ये पूरी वैल्यू 2 पाई के बराबर, और चलो लैम्डा और डी में रिलेशन दे देते, स्मॉल डी 1 मिलीमीटर है, स्मॉल डी 1 मिलीमीटर, और लैम्डा 400 नैनोमीटर। यही इरिटेशन होती है पेपर में, झल्लाहट होती, गुस्सा आता सब कुछ कि पता नहीं क्या कर रहा है ये। 400 नैनोमीटर। अब लगो, करो क्वेश्चन, लगाओ इसको 2 पाई के बराबर जरा, और करो, लगाओ कैलकुलेशन लगाओ अभी। मतलब ऐसे न फ्रस्ट्रेशन हो जाए ना, मतलब मन करा फेंक दी कॉपी भी सब, भाड़ देंगे जेई भाई, हम कुछ नहीं करना। इसको फर्स्ट मैक्सिमा के लिए इसको 2 पाई रखें, चलिए फर्स्ट मैक्सिमा के लिए 2 पाई रखेंगे, 2 पाई तो कैंसिल कर सकते हैं फिलहाल। ओके, साइन ऑफ थीटा की वैल्यू मिल जाएगी आपको लैम्डा बाई स्मॉल डी प्लस साइन अल्फा। अब आप कह रहे हो कि ये वैल्यू बहुत छोटी है, इग्नोर कर देते हैं, तो इसका मतलब जहां सेंट्रल मैक्सिमा वही फर्स्ट मैक्सिमा वही सेकंड मैक्सिमा, तो ये तो होगा नहीं, इसका मतलब वो इग्नोर तो नहीं होगा, फिर क्या करोगे, कैलकुलेट करेंगे। और कैलकुलेटर से वैल्यू निकालो को, मतलब कितनी दिमाग खराब होने वाली चीज है, देखो नहीं 400 नैनोमीटर है, तो 400 इंटू, और ये 1 मिलीमीटर है, -4, ये 4 इंटू 10⁻⁻4 है, 4 इंटू 10⁻⁻4 और प्लस ये अल्फा 30 डिग्री, चाह के भी इग्नोर नहीं कर पाओगे, 0.5004 मैं चाह के भी इग्नोर नहीं कर सकता। हाँ जी, इग्नोर किया तो फंसे, तो और इग्नोर कर नहीं सकते, क्योंकि इग्नोर करने का मतलब सेंट्रल मैक्सिमा एंड फर्स्ट मैक्सिमा कोइंसाइड हो गए, तो हम तो वाईडी ऐसी कोई बिल्कुल बेकार कह रहे नहीं है। क्या आता है, ये तुम्हारे जैसे लोग ये पेपर खराब करते हैं जो ये सोच के जाते हैं कि हमारी किस्मत बहुत अच्छी है। सर वो और 2 ये साल में समझ आ गया है, हाँ, और जब धोखा मिलता है वहां पर तो समझ में आता है कि यार, खैर 4 इंटू 10⁻⁻4 प्लस हाफ, 0.5004। हाँ, तो अब इसका प्रॉपर जब कैलकुलेट करोगे तो कुछ और ही आंसर रहेगा, 0.5004 तो सर जो बता रहा हूँ वही रहे, लेकिन अभी थीटा कैसे निकाले, थीटा की एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए होगी इनको, रुक जाओ बता रहे हैं। फिलहाल तो आप लगाओ साइंटिफिक, लगाओ कैलकुलेटर लगाओ, अभी फिलहाल तो साइंटिफिक कैलकुलेटर लगाओ ना, साइन इनवर्स करके देखो, साइन इनवर्स ऑफ 0.5004, 30.02 डिग्री आ रहा है। ठीक है, 30.02 डिग्री, थीटा की वैल्यू 30 पॉइंट, अभी रखो नहीं उसको, tan थीटा निकालिए उसका, tan ऑफ 30.02 डिग्री,
और वो हम y अपॉन कैपिटल डी रखेंगे, तो y ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा तुम्हें क्या बताया 0.57, तो 58 करो ना इसको इंटू डी, और y ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा क्या निकला था देखो, डी बाई √3 कहा था ना तुम लोगों ने, वो कितना आ रहा है एग्जैक्ट, डी छोड़ दो, √3 बताओ, 1/√3 बताओ खाली। और वो कितना आया था अगर वैसे 577 था, और ये 0.573, इनके बीच का डिफरेंस वो आपका फ्रिंज विड्थ है, जो कि 0.0005 इंटू कैपिटल डी है फ्रिंज विड्थ की वैल्यू। और अगर हम फ्रिंज विड्थ को फॉर्मूले से निकालते, जैसा ये कह रहे थे कि फ्रिंज विड्थ हम फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, और वो भी ये वाला फॉर्मूला कैपिटल डी लैम्डा बाय स्मॉल डी वाला लगाओ, लैम्डा 400 और डी 1 मिलीमीटर, फ्रिंज विड्थ बाय दिस फॉर्मूला, और जो फ्रिंज विड्थ प्रॉपर तरीके से चल दी, मैच ही नहीं करेंगे, मतलब यहाँ फ्रिंज विड्थ फॉर्मूला एप्लीकेबल ही नहीं है, और एक्चुअल में फ्रिंज विड्थ एग्जिस्ट भी नहीं करेगी। सेंट्रल मैक्सिमा और फर्स्ट मैक्सिमा का गैप, फर्स्ट मैक्सिमा और सेकंड मैक्सिमा का गैप, सेकंड थर्ड का गैप वेरिएबल गैप होंगे, यहाँ पर कोई पैटर्न नहीं बनेगा। सर वहाँ तो सिमेट्रिकली लोकेटेड थे, यहाँ नहीं यहाँ होगा, तो अलग ही ये सब नोट कर लें जल्दी से। फ्रिंज विड्थ इज नॉट डिफाइंड इन दिस केस, मैथमेटिकल रीजन है, कोई फिजिकल रीजन नहीं है ना, वो एंगल इतना बड़ा आ रहा है, क्या करते हैं वहां पर फ्रिंज विड्थ का आपका पैटर्न इसलिए बन पाया था क्योंकि साइन थीटा को tan थीटा लिख लिया था, अब वो काम ही नहीं चल रहा, तो हम क्या करें उसके लिए, मैथ वाले से पूछो जाके भाई कि tan थीटा sin थीटा बराबर क्यों नहीं होता। भैया देखो ये बेरहम जो है एनटीए वाले होते हैं, हम लोग नहीं करते, सच बता रहे हैं। एक दो चार कौन कह रहा है कैलकुलेट करने को, 2 ऑप्शन है, छोड़ दीजिए क्वेश्चन उस टाइम पर, भाई एक ही तरीका, और कोई तरीका नहीं इसको करने का। एक्चुअली क्वेश्चन कॉपी होते हैं फॉरेन के, मतलब जो फॉरेन बुक्स हैं उनसे कॉपी होते हैं क्वेश्चन, और उनके यहाँ पर उनके करिकुलम में कैलकुलेटर अलाउड है। ऐसा लगता है बदला निकाल रहा है। हाँ सब जगह अलाउड है कैलकुलेटर, आप इंडिया छोड़ करके बाकी सब कंट्री में अलाउड है। हाँ तो वो चक्कर है, क्वेश्चन तो कॉपी हो गया, डेटा पे ध्यान दिया इन्होंने, या डेटा तो बदल देते कम से कम। जेई में नहीं है ना, अगर मान लीजिए किसी का तुक्का टाइम लग गया, किसी का नहीं लगा तो 4 नंबर आगे बढ़ गया, तो बढ़ता ही है। और आपको मेरी बात पे बिलीव नहीं होगा, एक इसी चैप्टर का क्वेश्चन था, उसके ऑप्शन बताऊं ना अगर आपको, तो उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना था, और ऑप्शंस एंगल के ये थे 22, 28, 47। लाओ कहां से लाओगे इसकी वैल्यू, साइन a प्लस बी करके भी नहीं ला सकते है ना भाई, भाई साइन 18 डिग्री है तो फिर भी थोड़ा दिमाग लगता है ना, उसका तो बहुत एक आध क्वेश्चन में फंसता है, तो ये क्यों सोच के जा रहे हो कि 300 में 300 लाओगे, छोड़ दो छोड़े तो ही ना। सर लोगों के फिर भी आ रहा है, ये सब कैसे निकालते हैं वो? हाँ किस्मत वाली बात है, क्या इसको नोट कर लो फिर जल्दी से फटाफट, उसको लिखो, कंक्लूजन लिखोगे दैट फ्रिंज विड्थ इज नॉट डिफाइंड, एंड जो पॉइंट टू बी नोटेड है वो ये, always consider the sources on the same wavefront for the purpose of calculation of phase difference. बाकी अब इसकी अगली क्लास में करेंगे।
तो क्यों मान, ये भी तो क्यों मान के चल लो कि जो है यही क्वेश्चन आएगा एक